चलो तो अभी हम स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्या किसका मैसेज आया? नहीं, हाँ कहाँ पे लेकिन? चलो ध्यान देना सभी। तो लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, राइट? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन से, उसमें से हमने दो चीजें पढ़ी थी, वैलिड एंड वॉइड। वैलिड का मतलब क्या है कि विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। वॉइड का मतलब क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। उसमें भी मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? अगर एग्रीमेंट है वो इलीगल है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी नहीं, मतलब ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में ड्यू टू सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अगर वो वॉइड बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद है चार मैंने बताए थे सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी थी, बोलो कौन कौन सी? चेंज इन लॉ, मतलब पहले लीगल था, हम जो करे वो लीगल था, और एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में वो इलीगल बन गया, लॉ चेंज हो गया। अगले बाद में क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर? मैंने बोला मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं और आपने उसके लिए एडवांस दे दिया, बट मान लो वो बाइक किसी वजह से मतलब जल गई, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब बेसिकली जो बेचने के लिए जो मेन पर्पज से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही बाकी नहीं है, मतलब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया ना, मतलब बाइक जो बेचनी थी वही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि इसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कहा जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट क्या, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वॉर डिक्लेयर होता है मतलब जिस कंट्री के एक पर्टिकुलर दूसरे कंट्री के सिटीजन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पहले अपने लिए क्या था, एलियन फ्रेंड, मतलब दोस्त था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में उनके साथ वॉर डिक्लेयर हो गया, तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नेशनल सिक्योरिटी। इस वजह से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने थे पहले वो सभी क्या हो जाते हैं, वॉइड। उनको कोई लीगल इफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब उनको कोई मतलब क्या है कि लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंपली ऐसा हो सकता है ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहां से यहां पे पैसे सप्लाई किए जाए या वहां से यहां पे कुछ चीजें भेजी जाए जो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है वॉर के पीरियड में। इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं। लास्ट वन वाज डेथ और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टी। किसी पार्टी की डेथ हो गई, अब एक पर्टिकुलर पर्सन अपने को क्या बना के देने वाला था, पेंटिंग, और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में पेंटिंग बना के कौन देगा, उसके बेटे से मांग सकते हो? नहीं, ये पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो पर्सन ही कंप्लीट करेगा। अगर वो पर्सन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, इम्पॉसिबल बन गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इम्पॉसिबल हो गया। आपने ड्रॉ किया था ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले से ही वो इलीगल है तो उस केस में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वो इलीगल बनता है या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या क्या, डेथ। फिर से बताओ कौन था, कौन सा था? चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड डेथ और इंसैनिटी ऑफ पार्टी। इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो बना था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी क्या बन जाता है, वॉइड बन सकता है। डन, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके आगे नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल वॉइडेबल। अभी ये देखो, ध्यान दो, मैं इस वर्ड को डिवाइड कर रहा हूं वॉइडेबल। वॉइड का आप उसे स्प्लिट करते हो उस वर्ड को तो क्या बन जाता है, वॉइड प्लस एबल। दिस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइड, वर्ड वॉइड प्लस एबल। एबल का मतलब क्या, हो सकता है, मतलब जिसमें पोटेंशियल है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड बन सकता है। ओके, विच इज एबल और विच इज कैपेबल, कि जो वॉइड बन सकता है। क्लियर? तो उसे हम वॉइडेबल बोलते हैं। अभी वो वॉइड नहीं है बट वो वॉइड बन सकता है। आज ऐसे कुछ उसमें एलिमेंट्स है जिसकी वजह से वो कल जाके वॉइड बन सकता है।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के पास से फ्री कंसेंट लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट उसे साइन करने के लिए बोलते हो, मतलब क्या, जो जबरदस्ती उसके पास से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो अभी सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है, वो अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो डिसकंटिन्यू करता है तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना उस वक्त को वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड एबल, मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट में पोटेंशियल था कि वो वॉइड बन सकता है, ठीक है, विच इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, ठीक है, क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, मतलब इन्फोर्सिबल मतलब वो वैलिड बनेगा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, ओके, देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मतलब क्या, दो पार्टी होंगी ना, एक पार्टी के ऊपर कोर्शन अप्लाई किया, दूसरी पार्टी कौन होगी, जिसने कोर्शन अप्लाई किया, बराबर। तो ऐसे केस में क्या है, किससे ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर प्रेशर डाला गया है उसे ऑप्शन मिलेगा, उसके ऑप्शन से, मतलब दो पार्टीज है, ओके, ये साइड और ये साइड, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो यहां पे जितनी भी पार्टीज है, हो सकता है ना 3 लोग हैं मिलके जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया प्रेशर में, तो तीनों की तरफ से तीनों को ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनाने का, लेकिन अदर पर्सन जो है जिसने जो दूसरी साइड पे उसे ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्लियर। तो ये फिर से देखो क्या है डेफिनेशन, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर डू एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, ओके, इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कब बनता है, फ्री कंसेंट ना मिली हो, ठीक है, वहां पे लिख देना वॉइडेबल कब बनता है, लिख देना वहां पे, इफ नो फ्री कंसेंट, दूसरा नो फ्री कंसेंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नॉट परफॉर्म विद इन टाइम, नॉट परफॉर्म्ड विद इन टाइम, नॉट परफॉर्म्ड विद इन टाइम, और तीसरा एनी पार्टी रिस्ट्रिक्टेड, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने पढ़ा है, एनी पार्टी रिस्ट्रिक्टेड अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मेंस, याद है क्या वैल्यूएशन का, एक कुछ पढ़ा था वैल्यूएशन, कौन वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूअर, और वैल्यूअर को वैल्यूएशन करने से किसी तरह से रोका जाता है, बराबर। तो अदर पार्टी क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके, उसे वाइड बना सकती है, कंटिन्यू करेगी या डिसकंटिन्यू। वाइडेबल मतलब या तो इसमें दो चीजें बनती है, या तो कंटिन्यू होगा या फिर डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू हो गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हुआ तो वैलिड, और डिसकंटिन्यू हो गया तो वाइड। एक एग्जांपल देते हैं, कौन सा, क्रांतिवीर, क्रांतिवीर पता है, क्रांतिवीर साला एक मच्छर, नाना पटेल पता है ना, हाँ, साला एक मार्क आदमी को एग्जाम में फेल कर देता है, 199 पे ला देता है, हाँ, कौन है? हाँ, साला एक मार्क, आप भी ऐसे ही करो, हाँ, एक मार्क, एक, हाँ, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एक मार्क कम है, उसकी वजह से अगर नहीं हुआ तो कितना अफसोस होता होगा, ठीक है, वो तो हम समझते ही है, ठीक है, बट ये सही इंस्टीट्यूट है, हाँ। तो ध्यान देना, उस मूवी में क्या दिखाया, उस मूवी में क्या दिखाया, परेश रावल एक मच्छर दिखाया, हाँ, तो परेश रावल और दूसरा टीनू आनंद, टीनू आनंद, ओके, टीनू आनंद का नाम यहां पे दिखा है, योगराज बिल्डर, योगराज बिल्डर। टीनू आनंद को क्या चाहिए, मच्छर नहीं, हाँ, मच्छर से बाहर निकलो, क्या चाहिए उसे, पी के पास पैसा नहीं चाहिए, पी के पास एक जगह है, बस्ती है, बसंती नहीं, बस्ती, हाँ, ठीक है, तो बस्ती है, उस बस्ती का नाम है लक्ष्मी नगर, हाँ, लक्ष्मी नगर। वो टीनू आनंद को चाहिए, वो क्या सोचता है कि ये लक्ष्मी नगर अगर मिल गई, लक्ष्मी और नगर, हाँ, मिल गई, दोनों लक्ष्मी नगर, हाँ, तो ऐसी केस में वाइड प्लस एबल इज इक्वल टू वाइडेबल, वैसे लक्ष्मी प्लस नगर, ठीक है। तो ये अगर मिल गया ना तो जिंदगी
हाँ, आगे तो चांदी चांदी ही चांदी है, मतलब क्या कि वो जो बस्ती है वो बस्ती निकाल देंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसे बेचेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो ये योगराज बिल्डर जाता है परेश रावल के पास और बोलता है कि एक काम करो, वो लैंड मुझे दे दो, मैं उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, तुम्हें भी प्रॉफिट दूंगा। तो बोलता है कि नहीं, इस बस्ती में जो लोग रहते हैं वो मेरे फैमिली जैसे है। ठीक है, क्रांतिवीर मूवी का सीन है ये। ठीक है, ये जो लोग हैं वो मेरे फैमिली जैसे है, फैमिली मेंबर जैसे, इतने दिनों से मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उनको निकाल नहीं सकता हूं, तो सॉरी माफ करना। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे हो जाता है। बट टीनू आनंद को वो जमीन चाहिए किसी भी हालत में। तो टीनू आनंद क्या करता है, एक गुंडा डैनी, डैनी पता है ना, विलन डैनी, उसमें नाम क्या दिखाया मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट डैनी, तो डैनी को बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में वो जमीन चाहिए। तो अभी डैनी क्या करता है, डैनी स्टार्ट्स अप्लाइंग प्रेशर ऑन परेश रावल। परेश रावल के ऊपर वो क्या करता है, फोर्स डालना शुरू कर देता है। तो ऐसी केस में ओके, उसने फोर्स डाला, मतलब क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन बताया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको कभी। ठीक है, ये वहां पे सिचुएशन आ जाता है कि नाना पड़ेगा नहीं, सही, परेश रावल को उठाकर लेके आते डैनी के गुंडे, और सामने एक साइड पे क्या रखी हुई है, एक साइड पे एग्रीमेंट, दूसरे साइड पे पैसों से, इसमें कुछ पैसे नहीं है, आपको बताइए ना, मुझे 100 रुपये मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये पैसे और ये एग्रीमेंट दोनों साइड पे रखा हुआ है, बीच में गन रखी हुई है, बंदूक। हाँ, गन गन नहीं है, एज्यूम कर लो कि बीच में गन है। हाँ हाँ, ये है ना, हाथ में गन है। हाँ ठीक है, ओके, तो ध्यान देना। हाँ, तो अभी यहां पे ध्यान दो, अभी ध्यान दो कि वो परेश रावल ऐसे कंडीशन में क्या सिलेक्ट करेगा, गन, क्या करेगा, पीछे 2-3 गुंडे बंदूक लेके खड़े हुए हैं, ऐसे डाल देंगे। हाँ, एग्रीमेंट साइन करेगा ना, वो बूढ़ा है, परेश रावल है, वहां पे थोड़ी ना मतलब क्या कि अपना रजनीकांत या धर्मेंद्र, सनी देओल, ऐसा कोई नहीं है। सनी देओल बोला है, हंस क्यों रहे हो। हाँ, तो ऐसी केस में वो एग्रीमेंट साइन करेगा। मतलब यहां पे देखो, फ्री कंसेंट किसकी नहीं है, परेश रावल की। अभी परेश रावल के पास क्या हो जाएगा, परेश रावल के पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन एट द, हाँ क्या ये ऑप्शन, क्या कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू होगा तो वाइड, मतलब जिस दिन ऑप्शन मिला उस दिन वो एग्रीमेंट क्या था, वाइडेबल, क्या था, वाइडेबल था। क्लियर। तो यहां पे इसका मतलब क्या बनता है, ये मैंने आपको एग्जांपल जो बताया वो नो फ्री कंसेंट का बताया, उसमें भी कौन सा एग्जांपल बताया, कोर्शन। कोर्शन में क्या होता है, फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स। क्लियर। बाद में यहां पे आप अगर देखते हो तो एक पॉइंट यहां पे मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्टली कि प्रेशर किसने अप्लाई किया, खुद टी ने या थर्ड पर्सन ने, थर्ड पर्सन है, मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो परेश रावल और टीनू आनंद के बीच में ही बनेगा, बट प्रेशर किसने डाला है, डी ने। तो डी ने मतलब डैनी ने प्रेशर डाला तो भी वो कोर्शन कहा जाता है। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोर्शन में जो पार्टी है टीनू आनंद दूसरी नहीं प्रेशर डालना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। बाद में कोई पर्सन कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा और तुम्हारा नाम लिख दूंगा, समझ आ गया, तुम्हारा नाम लिख दूंगा और सुसाइड कर दूंगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, हाँ जी नहीं सकता, हाँ सुसाइड, हाँ हाँ क्या हो गया, असं नहीं होता कौन बोलता है हमेशा, लड़के का, देखने में तो एकदम शांत दिखता है, मतलब ऐसा भोला भाला। हाँ हाँ ध्यान देना,
तो तुम ये करो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा, कर दूंगी, व्हाटएवर, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, वो साइन कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा, कर दूंगी। अभी ये कोएशन में जाना चाहिए या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में जाना चाहिए? अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? ओके, मतलब एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन में होता है, और वो पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे, वो अपनी पोजीशन की मदद लेके सामने वाले को डोमिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट थिंग इज दैट, आपको क्या लगता है ये किस में आता है? कोएशन में आता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है? किस में? फिजिकली कुछ नहीं किया हाँ, ठीक है। हाँ, मेंटली, ओके। और टॉर्चर, टॉर्चर तो फिजिकल भी होता है ना आगे तो ध्यान दो, ओके। अगर इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कोएशन का? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? डराना, ठीक है। करना, ओके, कुछ ऐसा करना या कुछ वो करने की धमकी देना, डराना, ठीक है। विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, ऐसी कोई भी चीज जो इंडियन पेनल कोड, मतलब कि इंडियन पेनल कोड क्या है? क्राइम बताता है, ठीक है। क्या क्राइम है, उसके लिए सजा क्या है, वो सभी वहां पे बताई गई है। तो उसमें से जो चीजें लिखी है मत करो, फॉरबिडन मतलब क्या? रिस्ट्रिक्टेड, फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, वो जो रिस्ट्रिक्टेड चीज है वो करते हो या करने की धमकी देते हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो वो किस में आ जाता है? कोएशन में आ जाता है। अभी सुसाइड जो है, वो सुसाइड करने के लिए इंडियन पेनल कोड ने परमिशन दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। मतलब सुसाइड किया तो उस केस में पनिशमेंट है, पता है क्या आपको? है कि नहीं है? अरे मतलब अगर तुम बच गए, वो जिसने सुसाइड किया वो अगर बच गया तो उसे जेल में डाला जा सकता है, मतलब मरना हो तो पूरा मरो एक साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है। सीए जैसा नहीं चलेगा वहां पे, क्लियर? कि एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ऐसा वहां पे नहीं चलेगा। वहां पे एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं कि अटेम्प्ट करते हो तो वो भी क्राइम है, सुसाइड अटेम्प्ट करते हो ये भी एक क्राइम है। तो कोई पर्सन कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो उस केस में वो क्या बोल रहा है? ऐसी चीज करना या ऐसी चीज करने की धमकी देना जो इंडियन पेनल कोड में करने के लिए मना किया है। और सुसाइड की धमकी देने के लिए कुछ रिलेशन थोड़ी ना होना चाहिए। मैंने अभी दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या बता दिया? रिलेशन होना चाहिए ना। एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन? फादर सन। पापा ने बोल दिया कि एक काम कर, यहां पे साइन कर अभी की स्टेज पे, तो आप साइन करोगे, क्यों? नहीं तो बाहर निकाल देंगे, बाद में वहां पे खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में साइन करना ही पड़ता है। तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे, कौन कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे आता है? डॉक्टर, पेशेंट, यस। टीचर, एम्प्लॉय। आपको देख के लगता है कि मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूं? हाँ, तो आप लोग डोमिनेटिंग पे हो, मैं वीकर पोजीशन पे हूं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो यहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन है, मतलब रिलेशन होना चाहिए। मतलब हम थर्ड पार्टी की थोड़ी ना सुनेंगे कुछ, हम फादर की सुनते हैं वो अगर बोले तो, ठीक है। इवन डॉक्टर की भी सुनेंगे, इवन वहां पे टीचर की भी सुनेंगे शायद से, हाँ, मे बी, हाँ। तो वहां पे अगर टीचर, डॉक्टर या फादर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं जो आपको साइन नहीं करना है, बट आपने साइन किया जस्ट बिकॉज क्या? अंडर इन्फ्लुएंस, तो इसका मतलब ये क्या? ये वाइडेबल बन जाएगा, आप बाद में कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब ये है क्या कि फादर सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? तो रिस्ट्रिक्शन किस बात पे? अनड्यू। अगर आप आपकी पोजीशन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो या सामने वाले पर्सन को साइन करने के लिए बोलते हो उसकी मर्जी के खिलाफ, तो वो गलत हो जाता है। नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आप आगे जाके वहां पे कहे कि खुद कार का शोरूम डाल दिया, ठीक है, कुछ वहां पे क्या कह सकते हैं, साइड बाय साइड सीए बन गए, ओके, और वहां पे क्या है कि सीए बनने के बाद में ऐसा थोड़ी ना कि प्रैक्टिस ही करनी है, आपको लगा कि नहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका कार का शोरूम है, ठीक है, मैं आ गया आपके पास अल्टो लेने के लिए, हाँ, गरीब आदमी, हाँ, तो
100 रुपए जमा करके उस वक्त अल्टो के पैसे जमा हो गए। हाँ, तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे? फ्री में? क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो उस वक्त आपने मुझे ओके लगभग मान लो कि वो कार की कीमत है 3.5 लाख या 3 लाख, आपने मुझे वो 2.5 लाख में ही दे दी। तो ऐसे केस में क्या यहाँ पे 2.5 लाख में दे दी, तो ऐसे केस में क्या ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है? नहीं। अनड्यू मतलब क्या कि मैंने अगर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और आपको कंपल्सरी कम करने के लिए बोला या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला कि जो आपने साइन आपको नहीं करना था, तो ये गलत हो जाता है। तो वहां पे केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है कि नहीं उस केस में पर्सन ने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। समझ आ गया? तो एक साइड पे कोएशन, अभी मैंने कोएशन का एग्जांपल बता दिया, जिसमें इंडियन पेनल कोड में जो करने से मना किया है वो करते हैं या वो करने की धमकी देते हैं, तो कोएशन। और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? दो पर्सन है, रिलेटेड पार्टी मतलब रिलेशन में, रिलेशन मतलब फादर सन, डोमिनेटिंग पोजीशन, और दूसरा कौन होता है? वीकर पोजीशन। जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, फायदा उठाता है, ठीक है, तो वो जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में फादर सन, इसमें कौन होता है? डोमिनेटिंग पोजीशन, फादर। जनरली फादर को, मतलब ये प्रिजम्पशन है। आगे डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर, टीचर स्टूडेंट में टीचर, बाद में हस्बैंड वाइफ में बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, मतलब शादी किए बिना, मुझे तो शादी के बाद में आ गई कि वाइफ डोमिनेटिंग पोजीशन पे होती है। आपका मेरा एग्जांपल बोल रहे हो क्या? आज मैं कितना मतलब दिल को सुकून मिला, आप लोग कितना मेरे बारे में सोचते हो, जानते हो, समझते हो, ठीक है, सच में। हाँ, आज तो सच में घर पे जाके थोड़ा पानी पी के सो जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, तो नहीं सच में यार, क्या मतलब मेरे स्टूडेंट्स है खतरनाक, ठीक है, मतलब मेरे दिल की परेशानी, हालत सब कुछ समझते हैं। हाँ, तो एक्चुअली देखो, शादी होने से पहले, ये लॉ बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूं, आप बोलोगे कुछ मजाक कर रहे सर, शादी होने से पहले क्या फियांसे फियांसी वही होता है ना? हाँ ओके, वो कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंस और फाइनेंसी ओके ऐसा पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ना हो नहीं। एक्चुअली मेरे पास ये डाउट लेके आया था मैं जब पढ़ाया था, सो ये क्या है? फाइनेंस और फाइनेंसी ओके, तो मैंने बोला ठीक से पढ़ो, फियांसे और फियांसी है, ठीक है। फियांसे मतलब क्या? मंगेतर। शादी होने से पहले ओके, फियांसे ओके वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे कहा जाता है लॉ के हिसाब से, शादी होने से पहले। शादी होने के बाद में कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा वो पता नहीं है, ऐसा लॉ बोल रहा है, ठीक है। पहले लड़का क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। शादी होने के बाद में हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड डोमिनेटिंग पोजीशन पे, ऐसा नहीं बोला गया, याद रखना, ठीक है। हस्बैंड इज नॉट इन डोमिनेटिंग पोजीशन, मतलब लॉ ने इसके ऊपर बहस नहीं, ऐसा बोल दिया। हाँ, सोच में बहस नहीं, हम बोल नहीं सकते इसके बारे में। हाँ, आप दोनों देख लो क्या करना है वो, ओके, इसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में लॉ में बोल रहा हूं, ये जस्ट आपको मजाक लगेगा, बट लॉ में एक्चुअल में हस्बैंड और वाइफ में से कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे ये पता नहीं है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उस केस में इस केस में वहां पे पहली बात रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ, नहीं सॉरी, फादर सन, बाद में वहां पे क्या? टीचर स्टूडेंट, बाद में क्या? डॉक्टर पेशेंट। ऐसा कोई होना चाहिए जिसमें एक पर्सन किसमें हो? डोमिनेटिंग पोजीशन, दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन। जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे वो क्या करता है? अपने पोजीशन का गलत, अनड्यू मतलब गलत, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना या सामने वाले के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना, ठीक है। तो वो कहता है, तो उस केस में उसे क्या कहा जाता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और कोएशन क्या होता है? कोएशन क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना, विच इज फॉरबिडन बाय और रिस्ट्रिक्टेड बाय इंडियन पेनल कोड। समझ में आ गया? ओके, तो ध्यान दो, मुझे बताओ, ओके, ये जो है डैन ने फोर्स अप्लाई किया तो चलेगा, ये कोएशन है, यस, क्योंकि कोएशन में रिलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन डाल सकता है? जो रिलेशन, मतलब क्या है कि फादर सन में से फादर ही कर सकता है ना, फादर के बिहाफ में कोई दूसरा कर, ऐसा नहीं, वहां पे अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? हाँ,
हाँ, तो वो भी हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो इसके साथ ही मतलब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही एक बार वो भी देख लेते हैं, कोएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो मैंने वाइडेबल बनने की 2 वजह बता दी, 3 बता दी सॉरी। पहला नो फ्री कंसेंट, दूसरा क्या बता दिया, नो फ्री कंसेंट, दूसरा क्या बताया, नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परफॉर्मेंस। इन 3 चीजों पे दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, उसे वॉइड बना सकता है, या तो कंटिन्यू करेगा या फिर डिसकंटिन्यू कर देगा। सी ऑन पेज नंबर, सी ऑन मॉडल में, सी ऑन पेज नंबर 1.41 मतलब क्वेश्चन, उसमें देखो .12 ऐसा दिया है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ठीक है, डिटेनिंग मतलब क्या, हाँ मतलब कब्जा, हाँ ओके, उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो इंटेंशन क्या है, ताकि सामने वाला पर्सन एग्रीमेंट साइन करे। इट इज टू बी नोटेड दैट इज मटेरियल वेदर इमटेरियल वेदर इंडियन पेनल कोड, अंडरलाइन करा, इंडियन पेनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर द कोएशन इज एम्प्लॉयड। मतलब जिस वक्त कोएशन अप्लाई किया था, मतलब वो जो इंडियन पेनल कोड में जो मना किया है वो आपने किया, तो उस वक्त इंडियन पेनल कोड वहां पे एप्लीकेबल था या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक सिंपल बात बताऊं, ठीक है, पहले इंडियन पेनल कोड आने से पहले किसी का मर्डर करना ये क्राइम था या नहीं था, था। ओके, सिर्फ इंडियन पेनल कोड ने डिफाइन किया है कि ये क्राइम है, इसके लिए सजा कितनी। मतलब इंडियन पेनल कोड आने से पहले आपने खून किया, इसका मतलब वो खून नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो वही बोल रहा है, इंडियन पेनल कोड उस वक्त था नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने इंडियन पेनल कोड में जो मना किया है वो किया, तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बोला तो वो वाइडेबल बन जाएगा। समझ में आया? आगे, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय क्वेश्चन इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। ये तो पढ़ लिया हमने, करेक्ट है। बाद में आगे कंसिक्वेंसेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो क्या बन जाता है, वाइड, राइट। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, वो क्या करेगा, रीपे कर देगा, वापस कर देगा। याद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ा था हमने, सेल बाय ओनर। ओके, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हो सकती है, उसके एक्सेप्शन, सेल बाय सेलर हैविंग पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले सेल हो गया दूसरे किसी को, तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बट एक बार कैंसिल कर दिया उसने, तो गुड्स तो वापस देने पड़ेंगे ना, तो उस वक्त आप किसी और को गुड्स बेच नहीं सकते हो। मेरे पास गुड्स आ गए कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, वाइडेबल में, तो अगर अदर पर्सन ने कैंसिल किया कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे उसे वापस करना है। ओके, लेकिन मैं उस वक्त किसी और को बेचता हूं तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ये हमने उस वक्त पढ़ा था। ठीक है, कैंसिलेशन से पहले आप सेल करते हो तो सेल अलाउड है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कैंसिल किया तो ये गुड्स मेरे क्या, नहीं, मैं आगे बेच सकता हूं क्या, नहीं। आगे अंडर इन्फ्लुएंस, हाँ इसमें एक है ना, थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट टू कोएशन, मिला, थ्रेट टू सुसाइड मिला क्या, अंडरलाइन करना। अंड्यू इन्फ्लुएंस, अंड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर, अंडरलाइन करना, ही होल्ड्स रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। कुछ अथॉरिटी है कि आपको उनकी बातें सुननी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब फादर की बातें सुननी पड़ती है, क्लियर। मतलब वहां पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो आपको क्या करे, फाइनेंस करे, मतलब फाइनेंस करे मतलब क्या कि आपका पूरा, ठीक है, हाँ जो चल रहा है, okay, जो भी मजे चल रहे हैं वो उनके पैसों पे चल रहे हैं, ठीक है। अब जो भी पार्टी वगैरह जो भी करते हो वो सभी उनके पैसों भी चल रहा है ना, थोड़ी ना ऐसा है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि हाँ कुछ सेल्फ खुद भी कमा रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। आगे where he stands in a fiduciary relationship. What is fiduciary relationship? fiduciary relationship मतलब क्या होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्या होता है ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली डॉक्टर एंड पेशेंट,
क्लियर? वहां पे तो क्या होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही होता है ना, उन्होंने बोला कि ये गोली खा लो, खा लेते हैं, उससे आगे क्या होगा पता नहीं है, ठीक है? तो एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस थी ना वहां पे, समझ में आ गया? ओके, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बट वहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रख के ही हम वो परचेस कर लेते हैं। तो वहां पे सामने जो पर्सन है डॉक्टर, फिडुशियल रिलेशनशिप में कभी भी याद रखना, कोई भी बात छुपाई तो फ्रॉड बन जाता है, क्योंकि हमने ट्रस्ट रखा ना उनके ऊपर, तो उन्हें थोड़ी सी भी बात छुपाई जो बतानी चाहिए थी, तो ये उनके हिसाब से फ्रॉड हो गया, उन्हें फ्रॉड किया ऐसा माना जाता है। आगे हम फ्रॉड में वो पढ़ लेंगे, क्लियर? आगे, वेयर ही मेक्स a contract with a person whose mental capacity is temporary or permanently affected by reason of age, illness and mental and bodily distress, ठीक है, और old illiterate person, ठीक है? तो वहां पे क्या समझा जाता है कि एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट करता है। डोमिनेट कहाँ कहाँ पे आ सकता है, एक तो कुछ तो भी रिलेशन है जहां पे आपको उनकी बातें सुननी पड़ेगी, दूसरा क्या, फिडुशियल रिलेशनशिप, और तीसरा क्या, वो जो पर्सन है वो क्या है, मेंटली इल है, ओल्ड है, क्लियर? तो ऐसी केस में भी वहां पे क्या माना जाएगा कि अदर पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, ऐसा माना जाएगा, क्लियर? माना जाएगा, क्लियर? तो इसेंशियल्स क्या क्या है इसके, एग्जांपल दिए 1 2 3 4, उसके बाद में इसेंशियल दिए, इसेंशियल पढ़ो। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। बाद में पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जिससे आप डोमिनेट कर सकते हो। कैसी होनी चाहिए पोजीशन, रियल एंड और अपरेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या है कि मैंने जो बोला वो आपको सुनना पड़ेगा या सुनना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या, फिडुशियल रिलेशनशिप, मतलब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप हो, वहां पे तो आप उनका सुनोगे ना, मतलब आप डॉक्टर का क्यों सुनते हो, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही है ना। टीचर को क्यों सुनते हो, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बराबर? तो वहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन है ऐसा समझा जाता है, क्योंकि मैं बोलूंगा वो आप करोगे। बाद में अगे एक बाबा है, छंदी फंदी बाबा, कौन सा, छंदी फंदी, ठीक है, मतलब चंदी, हाँ माड़े में पता है ना, चंदी चंदी गंदी नहीं पता क्या, हाँ चंदी मतलब क्या है कि जिसको अलग अलग शौक होते हैं, हाँ चंदी फंदी बाबा, ओके हाँ, तो हाँ वो नाम मतलब कोई भी, हाँ तो चंदी फंदी बाबा है, उसके शरण में आप लोग चले गए तो वो बोलता है कि ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं दुनिया का भला कर सकूं। आगे समझ में आ गया? तो ऐसे केस में कुछ लोग होते हैं आगे जो उस इन्फ्लुएंस में आते हैं, मतलब वो मतलब क्या है कि एक लेटर से वो किस पे है, रिलीजियस गुरु, ठीक है, तो उस प्लेस पे हो, तो उस केस में वो जो बोलेंगे लोग सुनते हैं। तो वहां पे भी क्या आता है, अगे डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन आता है, बाबा, हाँ डोमिनेटिंग पोजीशन पे आता है। और ओके वो जो क्या है, चेले मतलब उसे क्या, डिसिप्लिन, ठीक है, तो वो क्या उस किस में चले जाते हैं, वो जाते हैं वीकर पोजीशन में, ठीक है, करेक्ट है? ओके, तो कभी आपको ऐसा लगे कि हमने दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये मोह माया है, हम भी प्रॉपर्टी अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो दान कर देते हैं, तो हाँ तो मैं हूं, ओके हाँ मैं आशीर्वाद भी दे दूंगा, ठीक है, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ आगे कौन से, हाँ ठीक है, तो मेंटल डिस्ट्रेस, किसी का मेंटल डिस्ट्रेस मतलब क्या, जो नॉर्मल क्या बोलते हैं कि नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, नॉर्मल सोच नहीं सकता, तो मेंटल डिस्ट्रेस उसे कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑन कॉन्शनेबल बार्गेन्स, तो उसमें वहां पे वेयर वन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अपरेंटली अनकॉन्शनेबल, मतलब अनफेयर, अंडरलाइन करना, अनफेयर। तो 4 केसेस में कहा जाएगा कि डोमिनेटिंग पोजीशन थी। पहला रियल और अपरेंट अथॉरिटी थी, दूसरा क्या फिडुशियल रिलेशनशिप, तीसरा क्या मेंटल डिस्ट्रेस में वो पर्सन था। तो मानेंगे, सामने सुनेंगे ना, मतलब एक सामने एक बहुत सीधी बात है कि सामने वाले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेंटल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं कि वो है, तो ऐसे केस में मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे क्या, अनकॉन्शनेबल मतलब वहां पे अनफेयर,
इट इज प्रिज्यूम बाय द लॉ दैट कंसेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये प्रिज्यूम किया जाता है। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? ऐसा माना जाएगा कि डोमिनेटिंग पोजीशन या वहां पे गलत इस्तेमाल हुआ है। पहले तो अथॉरिटी, पहले क्या बताया? रियल और अपॉइंट अथॉरिटी। दूसरा क्या बताया? मेंटल स्ट्रेस। उस केस में माना जाता है कि वहां पे कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। बट आप अगर प्रूव करते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो उसने सामने से ही फ्री कंसेंट दे दी, तो कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब मान लो कोई वहां पे क्या कि एक बेटा जो है वो जाता है और वहां पे कंप्लेंट कर देता है, तो माना जाएगा क्या कि वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था। बट अगर फादर प्रूव कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो नहीं था। ये तो प्राइमा फेसी है ना, कंक्लूसिव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अगर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हो सकता है, हो सकता है, अगर प्रूव किया जाता है बाद में, अगर कोई कंप्लेंट करता है, हम प्रूव करते कि ऐसा कुछ नहीं था, तो जो एक्चुअल में प्रूव गया वही माना जाएगा। हाँ, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज मतलब क्या? गलत फायदा। ओके, तो फायदा उठाना। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, किसके ऊपर बर्डन होगा प्रूव करने का? जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया या जिसने कंप्लेंट की। याद रखना, कभी भी याद रखना कि प्रूव करने का जो ओनस ऑफ प्रूफ बोलते हैं उसे, ओनस, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये किसके ऊपर जाता है? जिसने कंप्लेंट की है। सिंपल बात है ना, अगर आप कंप्लेंट करो मतलब आपके पास कोई पॉइंट होगा तो प्रूव कर दो। सामने वाला क्या बोल रहा है? ऐसा हुआ ही नहीं, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि ऐसा हुआ ही नहीं? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वजह से कभी भी याद रखना, एक लॉजिकल है ना कि जो कंप्लेंट बोल रहा है, जो बोल रहा है ऐसा हुआ है, तो वही बताए ना कि ऐसा कैसे हुआ या क्या आपके पास क्या एविडेंस है। समझ में आ गया? तो यहां पे अंडरलाइन करना, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इन द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी। अंडरलाइन करना, ठीक है, यहां पे हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल, और वहां पे एक नोट लिख देना, जनरली लिख देना वहां पे, इट इज ऑन पर्सन, जनरली इट इज ऑन पर्सन हु मेक्स कंप्लेंट, ठीक है। तो इसके लिए वही लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है? स्पेसिफिकली फॉर द अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या लिखना है? डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो है, ठीक है। बट जनरली जितने आप अदर केसेस देखते हो, उन सभी केसेस में क्या है? जो कंप्लेंट करता है, ठीक, उसे प्रूव करना पड़ता है कि आपने कंप्लेंट किस बेसिस पे की है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे मतलब कोई पर्सन किसी को चोर बोल रहा है, तो अभी वो चोर है, वो खुद प्रूव करेगा कि मैं चोर हूं? अरे वो तो वही करेगा ना जो कंप्लेंट कर रहा है। मतलब वो क्या प्रूव करे कि मैं चोर नहीं हूं? कैसे प्रूव करे? मैंने, वो बोलेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था, इस वजह से हम उसे चोर बोल रहे हैं। हाँ, हंस क्यों? हाँ, कौन सी चोरी की बात सोचे हो? हाँ, कौन सी? फोन चोरी हो गया? हाँ हाँ, बराबर ना, मतलब मोबाइल चोरी करते हो, ये तो खतरनाक इल्जाम लगा दिए। लड़कियों का दुपट्टा छुपाता है, तुम्हारा दुपट्टा छुपाया? हाँ, हेलो, ये कौन चोरी करता है? मतलब रात को प्रैक्टिस करते हो क्या? चुराना भी कुछ ऐसा चाहिए कि जिसको कोई मतलब क्या बोलते हैं कि वैल्यू है या कुछ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, चलो।
अरे यहाँ पे खतरनाक लोग हैं, मतलब मैं चोरों को लॉ पढ़ा रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ 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 हाँ, बीच बीच में उसकी चप्पल चुरा जाएगी क्या? मतलब मैंने बोला भी था कि यहाँ पे थोड़ी ना शादी चल रही है कि किसी की चप्पल चोरी करो, ये जूते दो पैसे लो। हाँ ठीक है चलो। हाँ आगे, ये अंडरलाइन किया। आगे, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of party whose consent was so caused। ये बताने की जरूरत क्या है, ये तो पढ़ लिया। हाँ ठीक है, तो ये दो चीजें voidable के टाइम पे मैंने इंटेंशनली पढ़ा दी, कोएशन और आगे भी है, फ्रॉड भी है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी है, और क्या है, मिस्टेक भी है। ठीक है, बट ये दो चीजें मैंने अभी पढ़ाई, कौन सी कौन सी? कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस। कोएशन में क्या होता है, क्या होता है कोएशन में, क्या होता है? committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, okay, और detaining और threatening to detain, okay, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डिटेन की जाती है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन को किडनैप किया जाता है, ये वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो, तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? तो एक पर्सन को ऑप्शन मिलेगा, वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। करेक्ट है? और उसके बाद में अंडर इन्फ्लुएंस पढ़ा था। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, दो पार्टी, उसमें से एक पार्टी क्या होती है, डोमिनेटिंग पोजीशन, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन, और जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करती है, गलत फायदा उठाती है। तो कब कब माना जाता है कि वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो पहला, वहां पर रियल एंड अपॉइंट अथॉरिटी, आगे फिड्यूशियल रिलेशनशिप, आगे मेंटल डिस्ट्रेस, और अनकॉन्शनेबल बार्गेन। ठीक है, मतलब वहां पे क्या कह सकते हैं, अनफेयर बार्गेन हो, तो वहां पे माना जाए। अनफेयर मतलब क्या, मतलब जो गुड्स जनरली 10,000 के मिलते हैं वो आप 4,000 में लेके आते हो वहां से, तो ये बार्गेनिंग क्या है, मतलब ये बार्गेनिंग जो है वो अनफेयर बार्गेनिंग है। जो आप कहां पे करते हो, फैशन स्ट्रीट पे, चोर बाजार, वही फिर से चोर पे आ गए। मतलब ऐसा क्या बेचने जाते हो कि वहां पे इतनी बार्गेनिंग होती है? अच्छा, दोस्त भी है। ठीक है, चल समझ में आ गया? ये दो पॉइंट समझ में आ गए क्या? कोएशन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, ध्यान देना यहाँ पे, कोएशन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। अभी यहां पे ध्यान देना, फिर से बैक टू वॉइडेबल ऑन पेज नंबर 1.8 पे आ जाओ। तो वॉइड एंड वॉइडेबल में फर्क क्या है? क्या है वॉइड? सर वॉइड में चार शब्द है, वॉइडेबल में 8 है। FY बीकॉम, हाँ, वॉइडेबल में वॉइड इंक्लूड है, बट वॉइड में वॉइडेबल इंक्लूड नहीं है। हाँ हाँ, वाइड इज सिंगल, ओके, और वाइडेबल जोड़ी में है। चलो FY बीकॉम की स्टाइल छोड़ दो और बोलो क्या क्या समझा आपको वाइड एंड वाइडेबल? ठीक है, मेनली इलीगल, ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल हो, इलीगल कंसिडरेशन हो तो क्या बनता है, वॉइड, ओके, और फ्री कंसेंट नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में क्या बनता है, वॉइडेबल। ऑप्शन कहां पे मिलता है, वॉइडेबल में। वॉइड में कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है, यस, अगर वो कंटिन्यू किया जाए, बट वॉइड कभी भी वैलिड नहीं बन सकता। याद रखना ये पॉइंट, वॉइड एक बार बन गया ना, वो कभी वैलिड नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब जब एक एग्जांपल बोल रहा हूं, माइनर जब वो माइनर था तब उसने कोई एग्रीमेंट साइन की थी, जब वो 17 साल का था तब उसने कोई एग्रीमेंट साइन की थी, तो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। और जब वो 18 साल का हो गया, उसने वो एग्रीमेंट फिर से एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोल दिया, तो एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, नहीं, एक बार वॉइड हो गई मतलब खत्म। तो 18 साल कंप्लीट होने के बाद में क्या होना चाहिए, फिर से नई एग्रीमेंट बनाओ।
क्लियर, नई एग्रीमेंट बननी चाहिए। क्लियर, तो एक बार वाइड बन गया तो बाद में वैलिड नहीं बनता, तो वाइड क्या होता है, नॉट इन्फोर्सिबल, राइट। और वाइडेबल क्या होता है, डेफिनेशन, it is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of others. Yes, cause void कब बनता है, a contract becomes void due to change in law, ठीक है, याद है क्या, change in law, destruction of subject matter, declaration of war, death और insanity of party, उसमें void contract में लिख के दिया था ना मैंने। और दूसरा क्या, a contract becomes voidable contract if the consent of party was not free. Performance, void contract cannot be performed, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। आगे वाइडेबल क्या है, इफ एग्रीड पार्टी मतलब क्या, जिसको नुकसान हुआ, एग्रीड पार्टी, ठीक है, एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा ना। आगे राइट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी राइट टू एनी पार्टी, कुछ भी नहीं ना, लीगल इफेक्ट नहीं उसका। वाइडेबल में क्या होता है, पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। इलीगल, अब यार मुझे बताओ इलीगल और वाइड में क्या फर्क है, इलीगल और वाइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स और ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज वाइड, बट ऑल वाइड एग्रीमेंट्स मे नॉट बी इलीगल। इलीगल है तो वाइड तो बनेगा, लॉ का इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, लॉ का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वहाँ पे एग्जांपल भी लिख देना, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान दो। वाइड एग्रीमेंट के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वाइड एग्रीमेंट्स, उसके एग्जांपल्स, वाइड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स क्या है, हाँ, एग्रीमेंट विथ माइनर, एग्रीमेंट एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, मतलब क्या, किसी का मर्डर करने की आपने सुपारी ली, मतलब आप कौन हो, सुपारी मैन, सुपरमैन नहीं, हाँ, आप सुपरमैन नहीं, क्या हो, सुपारी मैन, हाँ, सुपारी मैन जो सुपारी लेके लोगों को मारता है, ठीक है। तो ऐसी केस में आप मुझे बताओ, ये क्या हुआ, इसको कंट्रोल, आ गया, हाँ बोलो, इसमें से इलीगल कौन सा है स्पेसिफिकली, इलीगल, ये इलीगल है, बाकी दोनों सिर्फ वाइड है, ये ओनली वाइड है, इसे लीगल सपोर्ट नहीं, ओनली वाइड। और ये क्या है, इलीगल प्लस वाइड, लिख लो ये क्या है, इलीगल प्लस वाइड। तो वहां पे देखो देयरफॉर क्या, ऑल इलीगल, आपको टाइम क्या बताया अगले लेक्चर का, 3:30 ना, ये आप लोग डिस्टर्ब करते हो मुझे क्या क्या बोल के, वाइड, बट ऑल वाइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। डन। अब देखो फर्क क्या है, वाइड एंड इलीगल, ध्यान देना, वाइड एंड इलीगल मेनली, वाइड ओनली वाइड एंड इलीगल प्लस वाइड। only void and illegal plus void।
हाँ क्या हो गया, ध्यान देना यहां पे, हाँ ध्यान दो। अभी देखो ओनली वाइड हो, ओनली वाइड के केस में देखो ध्यान दो, कोलैटरल एग्रीमेंट्स मे बी वैलिड। वाइड एग्रीमेंट में कोलेटरल एग्रीमेंट जो बनते हैं, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वो वैलिड हो सकते हैं शायद से, लेकिन इलीगल में जो कोलेटरल बनते हैं वो कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वाइड, ऑलवेज वाइड। ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। पहले तो कोलेटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, या कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोलेटरल? रिलेटेड। एग्जांपल रिलेटेड। सिंपल मैं आपको बता दूं, ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट जिन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर है, उसके पास से फ्लैट परचेस करना चाहता हूं, और फ्लैट परचेस करने के लिए मैंने लोन ले लिया बैंक से। तो बैंक से लोन लेना और बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? सेम। क्या? फ्लैट परचेस करना, दोनों का सेम ही है ना। तो यहां पे जो फ्लैट परचेस करेगा बिल्डर के साथ, जो मेरा एग्रीमेंट चल रहा है ना, उसके लिए कोलेटरल कौन सा है? ओके, बैंक से लोन। ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होता है? सेम। फर्स्ट समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट है, ओके, जिन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, उससे बोला जाता है कोलेटरल। एंड याद रखना, ये सिर्फ कोलेटरल एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, जो बोल रहा हूं मैं, जिनके ऑब्जेक्ट सेम है। अभी आप देखो, ओके, किसी का मर्डर करना है, किसी का मर्डर करना है, सुपारीमैन, हाँ मर्डर करना है, तो मर्डर करने के लिए पैसे देने हैं, और मैंने वो मर्डर करने के लिए पैसे किसी और से लिए। मतलब यहां पे ये हो गया, ओके ध्यान दो, ओके, ये जो है वो हम लेके चल सकते हैं ए बी, ये क्या देता है? सुपारी। ओके, और सुपारी के लिए क्या देता है? कैश। कमिट मर्डर ऑफ ओके, हाँ, कमिट मर्डर ऑफ, हाँ, तो किसी एक पर्सन का ओ, हाँ ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान देना, ये मर्डर करने के लिए आप सी से पैसे लेते हो, कैश फॉर मर्डर। समझ गया? तो अभी आप मुझे बताओ, ओके, आपके सभी क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। ओके, पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, मुझे पता है कि यहां पे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान दो, ए ने बी को पैसे दे दिए, ए ने बी को पैसे दे दिए, और किस लिए? मर्डर करने के लिए। और ए ने किसके पास से पैसे लिए? सी के पास से। तो ऐसी केस में जो ए ने सी के पास से पैसे लिए हैं, ओके, वो भी इल्लीगल है, और जो आगे दिया है बी को मर्डर करने के लिए, वो भी इल्लीगल है। तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? वॉइड। करेक्ट है ना? ये दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। अभी आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर ए ने अगर सी को बताया ही नहीं कि मुझे मर्डर करने के लिए पैसे चाहिए, ये आपके दिमाग में आया होगा। इसी वजह से मैंने बोला कि रुक जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में आ सकता है, सर ए ने सी को बताया ही नहीं मर्डर करने के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसी केस में सी के पास से पैसे लिए। अभी मैंने आपको बोला ना पहले, कोलेटरल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट सेम है। मैंने आपको जमीन परचेस करने के लिए पैसे दिए, आपने उसे मर्डर के लिए यूज कर दिया, तो मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट और मैंने जमीन के लिए दिए, इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, दोनों कोलेटरल ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया। इस वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल बोलना गलत बात है ना। ये ऑब्जेक्ट सेम हो तो अप्लाई होता है ना। कोलेटरल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट ऑफ सेम। कोलेटरल एग्रीमेंट्स, अब ये देखो, ए कौन है? ए है लेट अस से बी जो है वो माइनर है, मान लो माइनर ने क्या किया? लैंड बेचने का प्रॉमिस किया ए को, और ए ने उसके बदले में क्या देने का प्रॉमिस किया? कैश।
ठीक है, अभी ए को कैश की जरूरत है, करेक्ट है, लैंड बेचने का है, ये तो लीगल है ना, हाँ है ना, लीगल है। सी ने कैश दे दी ए को। अभी आप देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बी के पास से लैंड मिलेगी ए को और ए पैसे देगा, लेकिन ए के पास पैसे नहीं, इस वजह से ए ने पैसे कहां से ले लिए, सी के पास से। अभी आप देखो ए और बी में से माइनर कौन है, बी, तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना लैंड सेल करके क्या पैसे लेने का, वो तो क्या है, वॉइड है ना, वॉइड है, वॉइड है। अभी आप मुझे बताओ, तो ये वॉइड एग्रीमेंट के लिए जो पैसे लगते थे वो किसने, ए ने सी के पास से ले लिए। तो ए ने सी के पास से जो पैसे लिए वो एग्रीमेंट उसका क्या होगा, वो क्या देगा, वैलिड। क्यों, क्यों, ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट जो वाइड हो गया, क्यों हो गया वाइड, माइनर है, बी माइनर है, बट ए एंड सी के बीच में माइनर कौन है, कोई भी नहीं ना, और ऑब्जेक्ट क्या है, लैंड परचेस करना, तो वो भी गलत नहीं है, तो वाइड होने की वजह क्या है, समझ आ गया मैंने क्या बोला, क्या, अगे ए ने बी के पास से लैंड परचेस करने का प्रॉमिस किया, बदले में पैसे देगा, अगे तो ये लैंड परचेस करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे सी की तरफ से। तो बी माइनर, इस वजह से ए एंड बी का बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, वाइड हो गया, बट ए एंड सी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वाइड होने की वजह क्या है, कुछ भी नहीं ना, क्यों, क्योंकि ए एंड सी में से कोई माइनर नहीं है, दूसरा इलीगल भी नहीं है ना, जगह परचेस करने के लिए पैसे लेना, तो इस वजह से वो दूसरा क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। सुना गया मैंने क्या बोला है, कोई डाउट है, पक्का, ओके। अभी यहां पे अभी लेकिन ये याद रखना, कोलेटरल मतलब क्या, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। बाद में इलीगल प्लस वाइड हो तो वहां पे पनिशमेंट होती है, और सिर्फ वाइड हो तो पनिशमेंट नहीं होती है, मतलब पनिशमेंट नहीं होती है, आपको सिर्फ क्या कहा जाए, आपने जो एग्रीमेंट में लिखा है उससे हम ध्यान नहीं देंगे, ये वाइड में होता है, और इलीगल प्लस वाइड हो तो एग्रीमेंट को तो सपोर्ट मिलता ही नहीं, प्लस उसमें जो पार्टीज है उनको भी पनिशमेंट होती है या हो सकती है। क्लियर, अभी कोई डाउट है, नहीं, वो समझा ना कि आपने जगह परचेस करने के लिए पैसे लिए और उसे मर्डर के लिए यूज किए, तो दो एग्रीमेंट है, दोनों का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो दोनों अलग है, लैंड परचेस करने के लिए पैसे लिए वो वैलिड है, और मर्डर के लिए जो पैसे दिए गए वो इलीगल है, वाइड है, दोनों का कनेक्शन बना, मतलब क्या है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो बनते हैं वो भी इलीगली बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सेम हो मतलब इलीगली होगा ना। क्लियर, ये नोट डाउन किया, ऑब्जेक्ट लिखा है सभी ने, ये डायग्राम लिखा है क्या, ये डायग्राम चाहिए, ऐसा क्या कर दो, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा, सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आएगा, खींच लो फोटो, हाँ प्रोजेक्टर भी बोल रहा है, स्क्रीन भी बोल रहा है, तो खींच मेरी फोटो, हाँ डन, नो, तो ये हो गया वैलिड, वॉइड, बाद में क्या, वॉइडेबल, और बाद में क्या हो गया, इलीगल। समझ आगे, आगे के जो होंगे एक्सप्रेस हो गया, वो जो भी है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।